Hello student, today we read one of the characteristics of estimators, efficiency and biasness and consistency. लास्ट 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे इफ़िशियंसी के बारे में. एस्टिमेटर्स की एक करेक्टरिस्टिक्स है ये इफ़िशियंसी. ये देखो डेफिनेशंस ऑफ इफ़िशियंसी. इफ़ T1 इज़ द मोस्ट इफ़िशियंट एस्टिमेटर. क्या दे रखा है? T1 इज मोस्ट इफिशियंट एस्टिमेटर. सबसे पहले तो मोस्ट इफिशियंट एस्टिमेटर क्या होता है, पहले तो ये चेक करेंगे कि मोस्ट इफिशियंट एस्टिमेटर क्या होता है. ये देखो मोस्ट इफिशियंट एस्टिमेटर. इफ इन ए क्लास ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स फॉर ए पैरामीटर. कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, कंसिस्टेंसी में बता चुके हैं हम. कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर ए पैरामीटर देयर एग्जिस्ट वन हुज सैम्पलिंग वेरिएंस इज लेस देन एनी सच एस्टिमेटर. ये कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा सैम्पलिंग वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा जो किसी भी टाइप के एस्टिमेटर से लेस होगा. और वो एस्टिमेटर कैसा होना चाहिए? कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. यानी कि ये लगा लो, हम ये कह सकते हैं कि मतलब कोई भी एक सैम्पलिंग वेरिएंस लेस देन कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, एक सैम्पलिंग वेरिएंस कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से लेस होगा. और उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी एस्टिमेटर को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर. समझ में आ गया? यानी कि कोई भी एक ऐसा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर उठाएंगे, वहाँ पर एक सैम्पलिंग वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा. अगर वो सैम्पलिंग वेरिएंस इस कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से लेस है, वो सैम्पलिंग वेरिएंस, तो वो एस्टिमेटर क्या बन जाएगा? मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर. Whenever such an estimator exists to provide a criteria of measurement of efficiency. यानी कि अगर इस टाइप का कोई एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है तो वो दूसरे एस्टिमेटर्स के लिए भी एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करवाता है. ठीक है. यानी कि मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर के लिए क्या होना चाहिए? अगर वहाँ पर कोई वेरिएंस एग्जिस्ट करता है तो उस सैम्पलिंग वेरिएंस से ये एस्टिमेटर ग्रेटर होना चाहिए, यानी वो वेरिएंस लेस होना चाहिए. तो अगर वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ग्रेटर हो जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे? मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर. तो यही कहता है, देखो T1 इज द मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस 1. विद वेरिएंस 1 V1, यानी कि जो ये वेरिएंस है ये लेस है इस एस्टिमेटर से, तभी इसको मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर बोला है. वेरिएंस. एंड T2 इज एनी अदर एस्टिमेटर विद वेरिएंस T2. T2 क्या दे दिया? दूसरा कोई एस्टिमेटर है, उसका वेरिएंस कितना है? V2. देन इफिशियंसी E ऑफ T2. किसकी इफिशियंसी निकालनी है हमें? T2 की. तो जिस भी एस्टिमेटर की इफिशियंसी निकालनी हो उसी का वेरिएंस डिवाइड करता है. यानी कि T2 की निकालनी है ना, और T2 का वेरिएंस कितना है? V2. तो इफिशियंसी क्या होगी? V1 डिवाइड बाई V2. जिस भी एस्टिमेटर की इफिशियंसी निकालनी है उसी के वेरिएंस से हम दूसरे एस्टिमेटर के वेरिएंस को डिवाइड करते हैं, तभी V1 बाई V2. ई कांट एक्सीड यूनिटी. जो ये एफिशिएंसी है ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती, ये हमेशा लेस देन 1 ही रहती है एफिशिएंसी. समझ में आ गया? एफिशिएंसी यानी कि किसकी निकालनी है? T1 एस्टिमेटर की, और किसके रिस्पेक्ट में? T2 की. और निकालनी किसकी है? एफिशिएंसी E ऑफ T2. T2 की निकालनी है तो T2 का जो वेरिएंस है वही डिवाइड करेगा. T2 का वेरिएंस V2, तो V2 इसको डिवाइड कर रहा है. अब देखो आगे इसके बारे में मतलब कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं. ये देखो इफ T1 T2 Tn आर एस्टिमेटर्स ऑफ गामा थीटा. सारे के सारे एस्टिमेटर किसके दे दिए? गामा थीटा, यानी थीटा कोई पैरामीटर स्पेस है. एंड वेरिएंस T इज मिनिमम. वेरिएंस T इज मिनिमम यही बताया था ना, वेरिएंस लेस होता है सबसे. देन द इफिशियंसी EI ऑफ TI. ये देखो क्या निकालनी है? EI इफिशियंसी निकालनी है ना, और किसकी? TI की. जिस भी एलिमेंट की इफिशियंसी निकालनी उसी के वेरिएंस को डिवाइड कर दो. TI की इफिशियंसी निकालनी है ना, इसलिए TI का वेरिएंस डिवाइड कर दो वेरिएंस T. अब देखो वही इफिशियंसी हमेशा क्या होती है? डोंट एक्सीड यूनिटी. यानी कि 1 से बड़ी नहीं होती, या तो 1 होगी या फिर 1 से लेस होगी. इन द नॉर्मल सैंपल्स सिंस सैंपल मीन x बार इज द मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू. वही आ गया ना, सैंपल मीन. ये यूज होगा कि बार बार एग्जांपल्स में. सैंपल मीन क्या होता है? मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू. सबसे इफिशिएंट एस्टिमेटर होता है म्यू का.
द इफिशियंसी ई ऑफ एम डी फॉर सच एग्जाम्पल्स। अब किसकी इफिशियंसी निकालनी है? मीडियन की। अब मीडियन की इफिशियंसी निकालनी है तो मीडियन का जो वेरिएंस होगा, मीडियन का जो वेरिएंस होगा वही इसको डिवाइड करेगा किस में? नॉर्मल में। ये हमने उसमें कंसिस्टेंसी में एक एग्जाम्पल आया था, वहाँ पर हमने इसका मीडियन भी निकाला था, मीडियन का इसका वेरिएंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन का वेरिएंस कितना होता है? तो ये देखो किसके लिए निकालना है? सैंपल मीन के लिए। तो वी ऑफ एक्स बार डिवाइड बाई वी ऑफ मीडियन, और इसका एम डी का वेरिएंस कितना आया था? पाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2n, और इसका सैंपल मीन कितना था? सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो कितना आ गया? 2 बाई पाई। ये आ गई इसकी इफिशियंसी। ये देखो 1 और 1 से लेस है, इफिशियंसी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। अब देखो ये तो था इफिशियंसी क्या होता है और इसके बारे में, सैंपल मीन या फिर इसका मीडियन। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं। ये रैंडम सैंपल्स, रैंडम सैंपल कितने एलिमेंट्स का दे दिया? 5 एलिमेंट्स का दे दिया, ऑफ साइज 5, साइज 5 भी लिख दिया, यानी कि 5 एलिमेंट्स है। इज ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन मीन म्यू। नॉर्मल पॉपुलेशन दी है विद अननोन मीन म्यू, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू है। तो कंसिडर द फॉलोइंग एस्टिमेटर्स ऑफ टू एस्टिमेट म्यू, यानी कि कुछ ये एस्टिमेटर्स दे रखे हैं, किसके रिस्पेक्ट में दे रखे हैं? म्यू के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये T1 दे दिया, ये T2 दे दिया, ये T3 दे दिया। वेयर लेमडा इज सच दैट T3 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। लेमडा किस टाइप का होना चाहिए? जो ये लेमडा की वैल्यू आएगी ये हमें इस टाइप से रखना है, या लेमडा की वैल्यू की ये क्या रहे? अनबायस्ड रहे। ठीक है, अनबायस्ड का कैसे पता करोगे? कैसे पता चलेगा कि ये अनबायस्ड है? यानी कि यहाँ पर लगाएंगे ना, ई ऑफ T1 इज इक्वल टू T1, एस्टिमेटर एज इट इज रह जाए। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक करवाई थी ना अनबायस्डनेस, वही तो था। उसके ऊपर ई एस्टिमेटर लगाया तो वो एलिमेंट एज इट इज रह जाए, उस एस्टिमेटर का कोई चेंज ना हो उसमें, वो होता है अनबायस्ड। फिर देखो क्या निकालना है? लेमडा की वैल्यू निकालनी है। T1 T2 को हमें चेक करना है अनबायस्ड है, तो यानी कि ये तो अनबायस्डनेस का एग्जाम्पल बन गया ना यहाँ तक। स्टेट गिवन रीजन द एस्टिमेटर विच इज बेस्ट अमोंग, के बीच में बेस्ट निकालना है, तीनों के बीच में सबसे बेस्ट कौन है? तो बेस्ट के लिए तो हमें फिर वेरिएंस चेक करना पड़ेगा ना, जिसका वेरिएंस सबसे लिस्ट होगा वही क्या होगा? बेस्ट एस्टिमेटर होगा। यही तो था इसमें इफिशियंसी में, मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। मोस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है? जिसका वेरिएंस सबसे लेस होता है, यहाँ वेरिएंस लेस। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तीनों का वेरिएंस निकाल के, जिसका सबसे लेस होगा वही बेस्ट एस्टिमेटर होगा। सबसे पहले तो ये चेक करो T1 T2 अनबायस्ड हैं या नहीं है। ये देखो ई ऑफ T1 की वैल्यू कितनी थी? ये रही T1 की वैल्यू, पांचों एलिमेंट का समेशन डिवाइड बाय 5। ये देखो पांचों एलिमेंट का समेशन डिवाइड बाय 5। अब जब दोनों साइड ई यूज करेंगे, ई एस्टिमेट यहाँ पर, ई एस्टिमेट यहाँ पर, तो ई एस्टिमेट लगा दिया, यहाँ पर भी एक्स आई पर भी क्या हो जाएगा? ई, दोनों साइड। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/5 समेशन आई, और ई ऑफ एक्स आई यहाँ पर दे रखा है ना, मीन म्यू लेकर चलना है, एस्टिमेट म्यू। तो ई ऑफ एक्स आई कितना था? म्यू, और वेरिएंस कितना हो जाएगा? वही लेकर चलते हैं, सिग्मा स्क्वायर। और कोवेरिएंस एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू 0। 0 कब होता है? याद है रैंक ऑफ कोरिलेशन करवाया था, तब आई नॉट इक्वल टू जी के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी अगर दोनों इक्वल नहीं है, आई नॉट इक्वल टू जे, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो ई ऑफ T1 दोनों साइड एस्टिमेट लगा दिया, ई ऑफ एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी? म्यू होगी। म्यू कांस्टेंट अब बाहर निकाल लेंगे, और 1 का समेशन 1 to 5 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 से 5 कैंसिल होकर कितना आ गया? म्यू। ई ऑफ T1 यानी कि ई ऑफ एक्स आई हर एक एलिमेंट का म्यू था, तो ई ऑफ T1 भी कितना आ गया? म्यू आ गया, वही सेम रह गया। तो T1 इज ए अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये देखो एक एलिमेंट का कितना था? म्यू, और पूरे सेट का भी कितना है एस्टिमेट? म्यू ही आया है, तो इसलिए अनबायस्ड है। अब देखो ई ऑफ T2, तो T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये अनबायस्ड के लिए क्या करना चाहिए? जो x1 का है वही सबका आना चाहिए। तो T2 दोनों साइड एस्टिमेट लगाएंगे, दोनों साइड एस्टिमेट लगाएंगे, तो ई ऑफ T2 1/2, ई ऑफ x1 प्लस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 था ना, 1/2 बाहर आ गया, एस्टिमेट लगा दिया, प्लस ई ऑफ x3 हो गया। तो अब देखो 1/2 दोनों का अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा? म्यू प्लस म्यू, और ये कितना हो जाएगा? म्यू, म्यू प्लस म्यू। तो यहाँ से तो 2 म्यू, 2 से 2 से कैंसिल हो गया, म्यू प्लस म्यू 2 म्यू आ गया। तो ये क्या हो गया? नॉट अनबायस्ड, क्योंकि ई ऑफ T2 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए थी? म्यू आनी चाहिए थी ना, तभी तो अनबायस्ड बनता। अब इसकी वैल्यू म्यू आ नहीं रही, 2 म्यू आ रही है, तो ये अनबायस्ड नहीं है। अब देखो T3 की वैल्यू कितनी है? 2
2x1 प्लस x2 प्लस लेमडा x3 डिवाइड बाई 3। तो दोनों साइड एस्टिमेट लगाओ। ई ऑफ T3 कितना आना चाहिए, म्यू आना चाहिए ना, तभी तो अनबायस्ड होगा। दे भी रखा है क्या, ये देखो, फाइंड वैल्यू लेमडा व्हेन T3 इज अनबायस्ड एस्टिमेट। T3 को तो हमें अनबायस्ड लेकर ही चलना है, यानी ई ऑफ T3 की वैल्यू हमें म्यू लेकर चलनी है, तभी लेमडा की वैल्यू आएगी। तो दोनों साइड एस्टिमेट लगाया। ई ऑफ T3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 को बाहर ले लिया। ये एस्टिमेट 2 ऑफ x1 x2 प्लस लेमडा x3, तो 2 बाहर आ जाएगा, ई ऑफ x1 हो जाएगा प्लस ई ऑफ x2 हो जाएगा प्लस लेमडा बाहर आ जाएगा, ई ऑफ x3 हो जाएगा। सब की वैल्यू लेमडा लेमडा पुट कर देंगे, ये आ गया। देखो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। रख दो लेमडा की वैल्यू 0। ये तो निकालनी थी ना, फाइंड वैल्यू लेमडा। तो देखो हमने यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या क्या निकाल दिया, लेमडा की वैल्यू निकाल दी और T1 T2 अनबायस्ड चेक कर दिया। T1 तो अनबायस्ड है, T2 है नहीं। अब आगे क्या कहता है, स्टेट गिविंग रीजंस द एस्टिमेट विच इज़ द बेस्ट एस्टिमेट निकालना। बेस्ट एस्टिमेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। ये देखो वेरिएंस ऑफ T1, जब वेरिएंस निकालते हैं जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर होकर बाहर आता है ना, तो यहाँ पर कितना था, 1/5 था, 1/5 का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा 1/25। सबका वेरिएंस हो गया। वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x3, वेरिएंस ऑफ, और सब में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, 5 सिग्मा स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल होकर कितना बच गया, 1/5 सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ T2 निकालो, वही 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। वेरिएंस x1 x2 ये हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बच गया प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, वेरिएंस ऑफ T3 हो गया 1/9। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 था, कांस्टेंट स्क्वायर बाहर आ जाएगा प्लस x2 सिग्मा स्क्वायर पुट के ये आ गया। अब इन तीनों में चेक करो सबसे लिस्ट कौन है, सबसे लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 1/5 है या 3/2 है या फिर 5/9 है, किसकी है सबसे लिस्ट, ये 1/5। तो क्या होगा, इसलिए T1 इज लिस्ट, इसलिए T1 इज द बेस्ट एस्टिमेटर इन द सेंस ऑफ लिस्ट वेरिएंस ऑफ म्यू। समझ में आ गया सबसे बेस्ट एस्टिमेटर कैसे निकालना है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल्स दे रखा है, ये देखो, x1 x2 x3 इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3, तीन ही तो है इसमें, तो साइज 3 फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन म्यू हो गया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सेम लास्ट वाले एग्जांपल की तरह से। T1 T2 T3 आर एस्टिमेटर्स यूज्ड टू एस्टिमेट मीन वैल्यू म्यू, वही एस्टिमेट के लिए मीन वैल्यू हमें म्यू यूज करनी है। वेयर T1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3, T2 की वैल्यू दे दी, T3 की वैल्यू दे दी। सबसे पहला क्या चेक करना, आर T1 T2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। कैसे चेक करेंगे अनबायस्ड, अभी तो बताया था, दोनों साइड क्या लगाएंगे, ई ऑफ एस्टिमेट लगाएंगे दोनों साइड। ई ऑफ T1 किसके रिस्पेक्ट में, म्यू के रिस्पेक्ट में, तो इसकी आंसर कितना आना चाहिए, म्यू आना चाहिए। चेक करो, ई ऑफ T1 दोनों साइड ई लगा यूज कर दिया, ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2 माइनस ई ऑफ x3। अब कितना आना चाहिए, म्यू आना चाहिए ना। ई ऑफ x1 कितना हो गया, म्यू प्लस म्यू माइनस म्यू, तो कितना, एक म्यू से तो एक म्यू कैंसिल होकर कितना बच गया, म्यू, तो अनबायस्ड हो गया ना। अब T2 में भी दोनों साइड क्या यूज करेंगे, ई एस्टिमेट, तो ई ऑफ x1 ये तो दे ही रखा है, ई ऑफ xy म्यू है, वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर है, ये दे रखा। और कोवेरिएंस वही आई नॉट इक्वल टू जी के लिए xi xj 0 हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्या निकालना था, फिर देखो सेकंड क्या, फाइंड द वैल्यू लेमडा इफ T3 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, वही लेमडा की वैल्यू अनबायस्ड कब होगा, ई ऑफ T3 इज इक्वल टू म्यू, तो दोनों साइड ई एस्टिमेट अप्लाई करो, ये आना चाहिए, ये दिस इज इक्वल टू ई ऑफ T3 की जगह क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी म्यू, इसकी वैल्यू भी म्यू, इसकी वैल्यू भी म्यू, सब की वैल्यू म्यू होगी, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों साइड म्यू से तो म्यू कैंसिल हो गया, लेमडा प्लस 2, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, निकाल दिया 1। अब देखो थर्ड क्या दे रखा है, विद दिस वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी आई है 1, विद दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इज T3 इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अभी तक तो हमने अनबायस्ड चेक किया था ना, अब क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कैसे चेक करोगे, कंसिस्टेंसी में देखो लेमडा इज इक्वल टू 1 रखा, T3 इज इक्वल टू ये हो गया x बार, यही तो होता है x बार, सबका समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो क्या हो गया फिर, सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन म्यू, तो यही तो होना चाहिए था कंसिस्टेंट के लिए, x बार इज इक्वल टू बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर T3 इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, तो यही तो था कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में।
अब देखो फोर्थ क्या दे रखा है, व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेटर, वही चेक करना है। तो सबका वेरिएंस निकालो, वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ T2, वेरिएंस ऑफ T3। कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट होता है तो उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है, या कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 3 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट था 2 तो बाहर आ गया 4, यहाँ 3 था तो 9 आ गया, यहाँ पर 4 था तो 16 आ गया, ये आ गया। अब इनमें सबसे लिस्ट कौन सा है, ये है सबसे लिस्ट, इसीलिए V ऑफ T3 इज मिनिमम, T3 इज बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ म्यू इन द सेंस ऑफ मिनिमम वेरिएंस। अब देखो ये क्या दे रखा है, बार बार हम यूज करते हैं मिनिमम वेरिएंस। अब इसके साथ साथ एक चीज और आती है, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। देखो मिनिमम वेरिएंस भी होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, अनबायस्ड भी होना चाहिए एस्टिमेटर्स। कैसे, ये तो हो गया देखो स्टैटिक टी एस्टिमेटर बोलते हैं इसको, तो एस्टिमेटर आवर दी सैंपल स्पेस ऑफ साइज n बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ साइज n। देखो पहली चीज तो क्या होना चाहिए, वही अनबायस्ड होना चाहिए, नेम में लिख रखा है मीन वेरिएंस अनबायस्ड, पहली चीज तो अनबायस्ड होना चाहिए फॉर गामा थीटा, क्योंकि सब कुछ तो पैरामीटर स्पेस लेंगे, तो यानी कि टी इज अनबायस्ड फॉर गामा स्पेस। दूसरा क्या देता है, मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस मतलब इट हैज स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमोंग्स द क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ गामा थीटा। जितनी भी क्लास होती हैं, जैसे ये निकाली थी, जितनी भी क्लास होती है जिसमें भी जो वेरिएंस होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट वेरिएंस होता है, देन टी इज कॉल्ड मीन वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ गामा थीटा। कैसे बोलेंगे, पहली चीज़ तो वो एस्टिमेटर लेकर चलेंगे, दूसरी चीज़ वो अनबायस्ड होना चाहिए, तीसरी चीज़ जितने भी वेरिएंस हैं उनसे सबसे मीन वेरिएंस, तभी उसको क्या बोलेंगे, मीन वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। ठीक है, ये देखो 17.3 एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एन मीन वैल्यू अनबायस्ड इज यूनिक, ये दे रखा है ना, वही आ गया ना, मीन वेरिएंस अनबायस्ड, मीन वेरिएंस अनबायस्ड इज यूनिक in the sense that if T1 T2 are mean variance unbiased estimator of gamma theta then T1 is equal to T2 almost surely। ये कहता है कि मीन वेरिएंस अनबायस्ड निकालते हैं तो वो सबसे वो यूनिक होता है, मतलब एक ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जितने भी वेरिएंस होते हैं उनमें सबसे मिनिमम तो एक ही होता है, और बाई चांस अगर दो हो जाए, दो मतलब दो कब होंगे, जब मिनिमम वैल्यू सेम आ जाए दो की, तो वही तो कहता है T1 इज इक्वल टू T2। इफ T1 T2 आर, यानी एक साथ अगर दो मीन वेरिएंस अनबायस्ड बनते हैं, मीन वेरिएंस अनबायस्ड मतलब सबसे लेस अगर दो बनते हैं तो दो कब बनेंगे, दोनों इक्वल होंगे तभी तो बनेंगे, तो वही चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पर, वही दो अलग अलग लेकर चलेंगे, दोनों के वेरिएंस यानी कि ये दोनों दे रखे हैं और हमें निकालना क्या है, ये यूनिक होगा, जो मीन होगा वो सबसे यूनिक होगा, तो वही दोनों अलग अलग निकाल लेंगे, ई ऑफ टी निकाल लेंगे, वेरिएंस ऑफ टी पर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन जो दोनों के बीच में, तो वहाँ से उसकी वैल्यू यूज कर देंगे, और वहाँ से दोनों पर ये इसकी ये रैंक कोरिलेशन था, रैंक कोरिलेशन रो से डिनोट किया था, इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, T1 इज इक्वल टू T2। अलग अलग हमने करके देख लिया, T1 इज इक्वल टू T2 निकालना था ना, इसलिए दोनों का लीनियर कम्बिनेशन लेके देख लिया, तो यानी यहाँ से बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, अल्फा 0 आ जाएगा, तो अपने आप क्या बचेगा, T1 इज इक्वल टू T2 बचेगा। दोनों को डिफरेंट लेके देखा है ना, इक्वल नहीं है, ये देखो इक्वल नहीं है, तभी तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कुछ ऐड भी करके देख लिया, कुछ मल्टीप्लाई भी करके देख लिया, और यहाँ पर हम ये दोनों के रिजल्ट्स यूज करते हैं, तो रिजल्ट्स यूज करते ही बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 और अल्फा कितना हो जाता है 0, तो क्या बचेगा, T1 इज इक्वल टू T2। T1 इज इक्वल टू T2 होते ही यही तो निकालना था हमें, मीन वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी कि यूनिक होगा। अगर मिनिमम सबसे दो वैल्यू बचती हैं, तो मिनिमम दो वैल्यू होती हैं, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, यानी कि हमेशा एक ही एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू।